welcome to the show. Today we have two very good friend of mine. One Manan, and the other one you are quite familiar with, Dr. Rishi Mathur. डॉक्टर साहब कैसे थैंक हैं? यू। बहुत अच्छे हैं। खैर आपकी मनन, वीडियो में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग गया। सर हम भी बहुत ही बढ़िया हैं सर। तो अब पहले बात करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। तो आज भारत के लिए बहुत ही मिक्स्ड डे कह सकते हैं रहा कि जहां भारत को बजरंग पूनिया से जितनी उम्मीद थी वो प्रदर्शन नहीं दिखा, और मतलब पर लेकिन फिर भी वो सेमीफाइनल की बाउट जरूर खेलेंगे। पहली दो बाउट बहुत ही शानदार खेली उन्होंने, और 3-3 के मार्जिन से जो वो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करे, क्वार्टर फाइनल तक आने के लिए प्री क्वार्टर्स में जीत के, वो फाइट बेहद लाजवाब थी। और उसके बाद पिन फॉल करना, जीतना, अपने ओपोनेंट को हराना, बेहतरीन प्रदर्शन था। नी इंजरी होने के बावजूद इतना बढ़िया प्रदर्शन सराहनीय है। और अगर हम भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए बात करें, वो मेडल नहीं जीती हैं पर वो दिल जीती हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम करी है मेरे ख्याल में। जो भारत में आने वाले जितने भी बच्चे हैं जो हॉकी को लेना चाहते हैं एज स्पोर्ट, वो उसकी तरफ प्रोत्साहित होंगे और हॉकी को आने वाले टाइम में जरूर फॉलो करेंगे। तो आप दोनों अपने अपने ओपिनियन दीजिए। पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। आप आज का दिन भारत के लिए कैसा देखते हैं? देखिए, आज का दिन भारत के लिए किस्मत से बहुत ज्यादा खराब था। बजरंग पूनिया ने सेमीफाइनल तक तो अपनी जगह पक्की करी, पर सेमीफाइनल में आकर हार गए। और भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के बहुत करीब थी, बीच में लीड भी बना ली थी, और फिर ब्रिटेन आई और लास्ट क्वार्टर्स में, जैसे इंडिया के सबसे वर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर होता है, तो वहां पे आकर हम चोक कर। फिलहाल काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल मोमेंट था उनका। बिल्कुल मनन, आप? और 200 वो 4x100 मतलब रिले रेस में एशियन रिकॉर्ड बनाया आज इंडियन टीम एशियन ने। रिकॉर्ड बनाया, और केवल एक सेकंड से चुके, बिल्कुल एक सेकंड से रह गए, नहीं तो बहुत ही इंस्पिरेशनल वो था 400 वाला जो था। अब मनन, आपका क्या ओपिनियन है आज की भारत की परफॉर्मेंस पे? आज की अगर भारत की परफॉर्मेंस देखें तो ओलंपिक्स में ये शायद दिन इतिहास में ना जाए, पर भारतीय खेल के तौर पे बहुत ही जरूरी दिन था हमारे लिए, क्योंकि हमने जिन स्पोर्ट्स को नहीं देखा है, जिन एथलीट्स को सपोर्ट नहीं किया है, उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। विमेन स्पोर्ट हमारे देश में वर्ल्ड स्टेज पे कुछ नहीं है, पर जिस हिसाब से हमारी विमेन हॉकी टीम ने हमारा दिल जीता है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। सेम हमारा 4x100 मीटर रिले कि किसी भी हम शायद रनर को नहीं जानते थे, पर जो फोर्थ हम आए हैं हीट्स में, बहुत ही बड़ी चीज है। बेहतरीन प्रदर्शन था उनकी तरफ से। एशियन रिकॉर्ड ये बहुत बड़ी बात है। और हम आगे चलते टेस्ट मैच की बात करें उससे पहले, क्योंकि कल जो नहीं बना सकते थे ड्यू टू सम रीजंस, तो हम सबसे पहले अपने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज हमारी सबसे पहले पुरुष हॉकी टीम को, शायद जिन्होंने इस देश की, लोग कहते हैं कि दिमाग में भारतीय के क्रिकेट है पर दिल में हमेशा हॉकी ही रहेगी, हॉकी थी और हॉकी ही रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी पुरुष हॉकी टीम ने रिवाइव कर दिया है ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के। ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि इतने दशकों बाद ये मेडल आना, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक खिलाड़ी का पोस्ट देख के इंस्टाग्राम पे अंदर ही अंदर आपको जो फीलिंग आती है, और वो जब श्रीजेश ने आखिर में बचाया उस आखिरी एक सेकंड में, जब उन्होंने वो रो का जो उनको मिला था, तो बहुत ही ज्यादा खुशी का पल था पूरे भारत के लिए। उसके अलावा रवि दहिया को सिल्वर जीतने पे बहुत बहुत बधाई रेसलिंग में। और दीपक पूनिया की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। शायद लोग कहेंगे कि दीपक पूनिया हार गए, बट जिस तरीके मैं मानता हूँ दीपक पूनिया जिस तरीके से खेले, और 10 सेकंड में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो अद्वितीय प्रदर्शन था। और मुझे आने वाले सालों में लोग याद दिए हमारे ओलंपिक के कंटेंडर जरूर रहेंगे। चलिए अब टेस्ट मैच की ओर चलते हैं, टेस्ट मैच की बातें करते हैं। तो मनन और डॉक्टर साहब दोनों ने टेस्ट मैच देखा। मैं डे 1 से स्टार्ट करूंगा। डे 1 भारत के गेंदबाजों के नाम था पूरी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हमने बात भी की थी कि जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ फॉर्म, डॉक्टर साहब, तो आपको कैसा लगा जसप्रीत बुमराह का कमबैक देख के? 4 विकेटें, बेहतरीन गेंदबाजी, लाइन लेंथ
सही होनी चाहिए थी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पीछे थी थोड़ी, क्वार्टर में लाया और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी उन्होंने। उसके अलावा मोहम्मद शमी की बात करेंगे, दोनों तरफ गेंद स्विंग किया, और जो हम टेल नहीं आउट कर पाती भारतीय टीम, वो टेल आउट करी। तो उस पर आप दोनों के क्या टेक है, मैं सुनना चाहूंगा। पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी के बहुत ज्यादा अहम खिलाड़ी। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परफॉर्मेंस दिया था, काफी लोग उस चीज की आलोचना कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को टीम से हटा देना चाहिए। मोहम्मद सिराज आपके पास हैं, शार्दुल ठाकुर आपके पास हैं, तो विराट कोहली ने क्या जसप्रीत बुमराह को बैक किया। इस एक महीने के गैप में जसप्रीत बुमराह ने काफी ज्यादा काम किया अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, और काफी ज्यादा ध्यान दिया अपनी बैटिंग पे भी। मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत सुधार किया, गेंदबाजी में स्विंग होने लगी, आपको स्विंग दिखी, बाहर जाती हुई गेंद, अंदर जाती हुई गेंद। तो ये सब मेहनत का नतीजा है, और जहां पर मेहनत होती है वहां सफलता तो होती है। मनन, आप बताइए। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बुमराह का कमबैक देख। हर गेंदबाज होता है जिसका कुछ टेस्ट मैचेस के बाद खराब टेस्ट मैच आ जाता है, और मेरे हिसाब से सिर्फ ये बहुत अच्छी बात नहीं थी कि वर्ल्ड टीसी फाइनल में वो खराब मैच बुमराह के लिए आ गया और उन्होंने विकेट नहीं चटकाई, और उसके बाद उन्होंने ब्रेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और एक अच्छे बॉलर को, एक महान, यही बात अलग करती है कि वो कमबैक किस तरह मारता है। और पहले ही ओवर से लग रहा था कि बुमराह आज बहुत अच्छा कमबैक करने वाले, और उन्होंने करके दिखाया 4 विकेट। मैंने टेल की बात करी थी कि हम टेल करते हैं, और मैं कहूंगा विराट कोहली ने एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया। अगर आप देखें, लोगों ने क्रिटिसाइज जरूर किया क्यों नहीं है रविचंद्रन अश्विन, बट लेकिन मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को खिलाने का निर्णय जो था, ठीक है, शार्दुल 0 पे आउट हो गए, जो ऑलराउंडर का रोल उनको दिया गया था, बट लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, बैटिंग के साथ होता है। और लेकिन अगर आप देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था, जो ब्रेक, वो आपको दिलाया आपके गोल्डन नाम शार्दुल ठाकुर ने आके। और अगर आप देखें, जो आपका टेल का कोलैप्स भी स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज रन बहुत खाते हैं टेल के आगे, तो जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स और बाउंसर्स ठिकाने पे थी और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी। बट साथ में मेरे को याद है जिस तरीके से उन्होंने ऑली रॉबिन्सन को आउट किया, उसने एक तरीके से वो कोलैप्स खोल दिया, और सैम करन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनको मारना ही था। तो ये मैं कहूंगा कप्तान की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन था, और सराहनीय था कि उन्होंने शार्दुल ठाकुर को किया। अब चलिए बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी पे, और मैं चाहूंगा आपके दोनों के इसमें बहुत ज्यादा आप क्या सोचते हैं इस विषय में, और क्या अगर हम भारत के मिडिल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, हम ओपनर्स की बात बाद में करेंगे। तो जैसा हमने देखा, चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। इवन विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं रहा है। वनडे में शतक नहीं आया है, पर लेकिन सबको पता है उसके बावजूद वो टॉप 10 रन स्कोरर्स में है पिछले 2 सालों में, बिना शतक के भी। तो मैं समझता हूँ वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, और T20 मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, जो पिछली सीरीज भारत खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। पर लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट का फॉर्म है, क्या वो एक टेक्निकल डेफिशिएंसी है, कुछ है? तो आपका ओपिनियन लेने से पहले मैं एक चीज रखूंगा सामने, दर्शकों के सामने, कि ये फैक्ट शायद पता होने चाहिए। 2020 में विराट कोहली ने 3 टेस्ट मैच खेले, 2 न्यूजीलैंड में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक में उन्होंने 77 रन की पारी खेली, जहां वो रन आउट हो गए। एक में 4 रन पे, जहां पे पूरी टीम 36 पे ऑल आउट हो गई। और उसके अलावा 2 मैचेस वो न्यूजीलैंड में खेले थे, जहां उनका बल्ला नहीं चला था। तो 2020 3 टेस्ट मैच, इतने बड़े प्लेयर की लेगेसी को मैं शायद जज नहीं करूंगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 2021 की बात अगर करते हैं, उसमें डाइसेक्ट करते हैं, तो शुरुआत में हमें दिखा कि उनको स्पिन के विरुद्ध दिक्कत हुई टेस्ट मैचेस में, और पर लेकिन उसके बावजूद उनके 2 70-70 के स्कोर थे, फुटवर्क चल रहा था। तो उससे कम से कम मेरे को लगता है भारतीयों को ये उम्मीद होगी कि यार ये प्लेयर अभी भी है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनका फुट मूवमेंट, अगर वो फ्रंट फुट पे जा रहे थे तो पूरा जा रहे थे, बैक फुट पे जा रहे थे तो पूरा जा रहे थे। रही बात इस टेस्ट मैच में आउट होने की, पहली गेंद पे गोल्डन डक लेने की, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पहला बॉल था और एंडरसन का गेंद भी ठिकाने पे था, तो वो किसी का भी निकल सकता है। ठीक है, उनकी एवरेज कम है अभी, बट लेकिन मैं भारत के सबसे बड़े प्लेयर को 22,000 इंटरनेशनल रन ऐसे ही नहीं बनते, बैक करूंगा। और मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा, उसके बाद हम चेतेश्वर पुजारा की बात करेंगे।
अजिंक्य तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे कि वो रन आउट हो गए। तो पहले आप के बारे में मनन आप शुरुआत कीजिए, फिर हम डॉक्टर साहब से सुनते हैं। अगर हम किसी भी जनरेशन में किसी भी टीम मेन बैट्समैन को देखें, जब भी उनका हल्का बल्ला शांत भी रहा है कुछ सालों में, स्टैट्स हम निकाल के देखें तो भी किसी आम बल्लेबाज से उन्होंने अच्छा किया ही है। 40 की एवरेज आसपास वो करते ही हैं, और आप तक पहुंचते हैं तो आप कंसिस्टेंटली 60 की एवरेज, आप वो ग्रेट की कैटेगरी में आते हैं। और मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर बड़े जूते भरना विराट कोहली ने बहुत अच्छे से किया है। और अगर फॉर्म में डिप आया भी है, वो आ सकता है, वो किसी भी बल्लेबाज के लिए आ सकता है। पर जब वो डिप भी आया है, तब भी ऐसा नहीं लगा है कि कोई ये टीम का हिस्सा नहीं रह सकते। इन्होंने 70-80 की पारियां खेली हैं जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट नॉक्स थी, चाहे वो 3 डिजिट फिगर्स में ना पहुंचे हो, अच्छी नॉक्स थी। अगर हमने चेन्नई का पहला टेस्ट मैच देखें जो इंग्लैंड जीता था, तो रिवर्स स्विंगिंग डे 5 कंडीशंस पे, रिवर्स स्विंगिंग स्पिनिंग कंडीशन, सिर्फ विराट कोहली थे जो कुछ हद तक कंफर्टेबल लग रहे थे। अगर हम वर्ल्ड टीसी का भी देखें तो जब विराट और रहाणे की पार्टनरशिप चल रही थी तो विराट काफी कंफर्टेबल पार्टनरशिप थी, बिल्कुल सबसे बैलेंस पार्टनरशिप थी वो मनन, अगर आप ध्यान से देखें। हाँ जी। तो ये जो एक वन ऑफ मेक हुआ है, तो मैं इस पे यही कहना कि होता है थोड़ा क्रिटिसिज्म ज्यादा में, वो रेडार पे है क्योंकि बड़ा प्लेयर है तो रेडार पे होगा, पर मुझे यही लगता है कि वो कमबैक अवश्य करेंगे। डॉक्टर साहब जरा ओपिनियन दीजिए, फिर चेतेश्वर पुजारा पे चलते हैं। चेतेश्वर पुजारा मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। उनका मेन काम रहता था कि वो पारी को संभालते थे, और वो जो मेन भी नहीं कर पा रहे हैं। ना उनके बल्ले से रन बन पा रहे हैं, ना ही वो ज्यादा गेंद खेल रहे हैं। इंग्लैंड में ऐसी अप्रोच है कि आप अगर ओवर डिफेंसिव होने की कोशिश करेंगे, अगर आप बिल्कुल जाएंगे तो एक ना एक गेंद इतनी अच्छी आएगी कि आपका विकेट लेकर चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से चेतेश्वर पुजारा। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं ना बैक फुट पे आ रहे हैं, हाफ कॉक बहुत हो रहे हैं। गेंद अच्छा था जो उनको पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आपको नहीं लगता कि वो हाफ कॉक हो रहे हैं? पिछली कई इनिंग्स से अगर आपने देखा हो तो ना वो बैक फुट पे होते हैं पूरा, ना वो फ्रंट फुट पे होते हैं, बीच में फंसे हुए होते हैं। ठीक है, लोग बात कर रहे थे कि कोहली, रहाणे और पुजारा तीनों के रन नहीं है, तीनों के वो हैं, बट लेकिन अगर आप कोहली और रहाणे को देखें, उनके फ्रंट फुट चल रहे हैं, बैक फुट के प्लेयर तो है नहीं आजकल, सिर्फ एक अजिंक्य रहाणे पूरी भारतीय टीम है, तो बैक फुट पे अजिंक्य रहाणे ठीक खेल रहे हैं। तो फ्रंट फुट देख के पता चलता है, एक हेड पोजीशन देख के पता चलता है कि प्लेयर राइट स्पेस ऑफ माइंड में है। इट्स अबाउट जस्ट वन नॉक, ही इज जस्ट वन नॉक अवे। बट लेकिन अगर आप चेतेश्वर पुजारा को देखें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो हाफ कॉक खेल रहे हैं, और पिछली इंग्लैंड सीरीज से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी रन नहीं बन रहे थे, गेंदें जरूर रोकी थी उन्होंने। तो चेतेश्वर पुजारा का कंसर्न आपको क्या लगता है? मैं तो कहूंगा उनको बैक करना चाहिए अभी, और करेगी भी टीम, पूरी उम्मीद है। बट देखिए चेतेश्वर पुजारा आप सही में कंसर्न है? देखिए बैक तो वो करा है, काफी बार किया है, और मेरे हिसाब से अगले मैच में भी करेंगे। देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। अगर इनका फ्रंट फुट आगे नहीं जाता और मतलब बैक फुट पे अच्छा काम नहीं करते, तो मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि हनुमा विहारी बहुत ज्यादा टैलेंट खिलाड़ी हैं। एक ऑफ स्पिन का भी ऑप्शन देते हैं आपकी टीम को। तो मेरे हिसाब से मैं हनुमा विहारी की तरफ जाऊंगा कि उनको टीम में ज्यादा मौके मिलने चाहिए। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के 3 मैच जरूर दिए जाए चेतेश्वर पुजारा को भी। बड़े प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर रहे हैं, बहुत सर्व किया है, ठीक है, क्योंकि उम्र के उस तकाजे पे है कि शायद अब टीम हो सकता है कि सोचे कि आगे के प्लेयर हैं, पर लेकिन मैं अभी भी कहूंगा उनको 3 से 4 मैच जरूर दीजिए आप। अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तब कुछ डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं हमारे ओपनर्स पे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उस पे नहीं जिसने परफॉर्म किया, मैं उस पे बात करूंगा जिसने मुश्किल समय निकाल लिया, और जब मलाई खाने का समय आया तब विकेट दे के आ गए, और वहीं से हमारा कोलैप्स इनिशिएट हुआ। इंग्लैंड को उन्होंने खोली। बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा सिचुएशन की शुरुआत में दिक्कत में भी दिखे हमें ऑली रॉबिन्सन के सामने, अंदर आते गेंद ने काफी परेशान किया, 3-4 हुई, 2 रिव्यू भी लिए इंग्लैंड ने जो कि खराब गए। लक ने भी फेवर किया रोहित शर्मा का, बट लेकिन जब रोहित शर्मा सेट हो जाता, सबको पता है वो किस इम्पैक्ट के प्लेयर हैं, जिस तरीके के वो शॉट खेल रहे थे और डोमिनेट करने को।
तभी एज यूजुअल टेस्ट क्रिकेट में उनका कंसंट्रेशन लैप्स ओवरसीज हमें देखने को मिलता है। फुल मारने जाते हैं, का बॉल था, कमर पे होता तो वो 6 होता, मुझे पूरा यकीन है, पर वो सर पे एक प्रॉपर लैंड बाउंसर था, फुल मारने गए हाथों में। तो क्या कहेंगे आप रोहित शर्मा पे? मनन, आपसे पहले सुनना चाहूंगा मैं, उसके बाद फिर ऋषि आपसे केएल राहुल की बात करें। तो रोहित शर्मा को अगर हम देखें, हम सब जानते हैं कि जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन उनसे बढ़िया बल्लेबाजी कोई नहीं कर सकता। और इंग्लैंड ऐसी जगह है जहां पे आपकी बल्लेबाजी को प्रॉपर इम्तिहान देना होता है कि आपकी कितनी अच्छी है। आपने जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑली रॉबिन्सन, सैम करन जैसे गेंदबाजों को खेला है। आपने 90-100 बॉल खेली हैं। आप अब अच्छे दिख रहे हैं, आपका फुटवर्क सेट होने लगा है। तो आप और लंच का समय आने लगा है, तो आप 2-3 गेंदें छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, लंच के बाद दोबारा आए, पहले और फिर लंच के बाद आकर गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मेरे को बस एक ही तकलीफ थी, इवन दो उन्होंने पब्लिकली बहुत बार बोला कि मेरा काम टीम को सिर्फ स्टार्ट दिलाने का है, पर अगर वो गेम छोड़ देते या हल्के हाथों से खेलते और आगे निकलते, 50 बनाते, 100 बनाते, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। और उसके मनन, मैं बाद यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। मनन, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जी रोहित कहिए, शर्मा जी उनका कहिए। काम स्टार्ट दिलाना है, बट इंग्लैंड में मानता हूँ जिस खिलाड़ी को स्टार्ट मिलता है उसको कन्वर्ट करना चाहिए, और रोहित जैसे बड़े प्लेयर से पूरा भारत उम्मीद करता है वो अच्छा प्रदर्शन करें ओवरसीज भी, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर और अगर लेगेसी में ये कहा कि भाई साहब हिंदुस्तान 90 खेलता है और बाहर इसके रन नहीं लगते, तो ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। चलिए डॉक्टर साहब, अब बात करें हम केएल राहुल की। केएल राहुल कम बैक कराया, बाहर का छोड़ा, दिक्कत हुआ, देखें उनका हेड पोजीशन बहुत था, प्रॉपर उनका स्ट्राइड निकल रहा था, बहुत बढ़िया खेले, पर 100 से चूक गए। तो आप केएल राहुल की बैटिंग को कैसे जज करते हैं, और आपको उनकी टेक्निक की क्या चेंज की बात, उससे कुछ बताइए। केएल राहुल काफी समय बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे थे। इससे पहले शुभमन गिल को काफी मौके मिले, मयंक अग्रवाल को काफी मौके मिले, पर जिस तरह से इंग्लैंड में बल्लेबाजी की है और जो परफॉर्मेंस लास्ट टाइम किया था, जो 5वां टेस्ट मैच था इंग्लैंड में जहां 149 रन का स्कोर बनाया था, और अब पहला टेस्ट मैच नॉटिंगम में जहां 84 रन की पारी खेली, मेरे हिसाब से बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब अपना विकेट थ्रो करेंगे। बहुत आराम से उन्होंने अपनी इनिंग्स को चलाया, 200 से ज्यादा गेंदें खेली, 84 रन बनाए। और जिस तरह के वो ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल मतलब विपरीत तरह से उन्होंने इस मैच को चलाया, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और भारत केएल राहुल लंबे समय तक एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर जा सकते। अगर आप देखें पिछले दौरे में 2018 में इनकी कैंची बननी चालू हो गई थी पैरों में। अगर आप देखें ऑस्टन का जो बाहर होता था उसके ना बहुत ज्यादा, जैसे विराट कोहली कर रहे थे 2014 के उस दौरे में, उस वैसा नहीं था कि बिल्कुल ही आगे जा रहे थे, बट लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आते हुए बॉल के लिए इतना घबरा गए थे कि बॉल अंदर आता था, राहुल आउट हो जाते थे। राहुल की कैंची बननी चालू हो गई थी, उस चक्कर वाले गेंद पे भी आउट होना चालू हो रहे थे। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने अपने हेड पोजीशन पे काम किया, और ये ना भूले केएल राहुल रणजी गए थे उस डिबैकल के बाद, और मेरे को लगता है उन्होंने वहां जाके रणजी ट्रॉफी में खेलने में, बनाने में, रेड बॉल में वो कॉन्फिडेंस ला के वापस आने में, व्हाइट बॉल और रेड बॉल में उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है केएल राहुल परफॉर्मेंस में। और केएल राहुल ने ये प्रूव करके दिखाया कि वो शायद भारत के इस समय सबसे ज्यादा टैलेंटेड, मैं ये शब्द इसलिए कहूंगा, ठीक है उनकी उम्र भी 28-29 साल हो गई और उन्होंने अपनी जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया, पर लेकिन शायद वो विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद शायद भारत के सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर वो ऋषभ पंत ही हैं। और हमें अगर वैसा ही प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले समय के लिए एक प्लेयर जरूर मिलेगा जो हमें वो श्योरिटी देता हो जो आज विराट और रोहित देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी खेल की बैटिंग की, जो कि आज का सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा था, और हमारे ऑलराउंडर। मेरे ख्याल में इस समय वो अगर बेन स्टोक्स के साथ कोई है ऑलराउंडर की रेस में टेस्ट क्रिकेट में,
तो शायद रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स में ही है कि बेहतर ज्यादा कौन है। बेहतरीन प्रदर्शन, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बैट्समैन मैं कहूंगा मुझे पूरी इनिंग में रविंद्र जडेजा लगे। रविंद्र जडेजा का कॉन्फिडेंस मुझे केएल राहुल से भी ज्यादा लगा। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनका डिफेंस, या जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, जो शॉट्स खेले, अगर आप ऑन साइड पे देखें, एक स्ट्रेट ड्राइव लगाया था बहुत खूबसूरत। और जिस तरीके का मतलब जिस तरीके की वो पर्सनालिटी है, 3 डायमेंशन देते हैं आपको खेल में। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से एक एक करके रविंद्र जडेजा के बारे में सुनना चाहूंगा, और साथ साथ में जसप्रीत बुमराह और आपके क्या कहते हैं मोहम्मद शमी, उनके भी लप्पेबाजी और उनके कुछ बहुत ही बेहतरीन शॉट्स के बारे में सुनना चाहूंगा। अभी टाइम कम है, तो हम फटाफट से ये सुनने के बाद आपसे प्रिडिक्शन लेंगे कल की और मैच। मनन। तो अगर हम देखें रविंद्र जाडेजा की परफॉर्मेंसेस को, 2017 से ही उन्होंने बल्ले के साथ धूम एक तरह से मचानी शुरू करी है, नंबर 7 पे आके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स खेल कर जाते हैं। उनकी जो 30-35 की भी नॉक्स होती हैं, वो एंड में विनिंग और लूजिंग का डिफरेंस काफी बार बनी है। तो एक रविंद्र जाडेजा जैसा प्लेयर जो नंबर 7 पे आपके लिए आ रहा है, एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर है और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, वो एक एक्स फैक्टर देता है आपकी टीम को, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बेन स्टोक्स देते हैं इंग्लैंड को। अगर आज बेन स्टोक्स खेल रहे होते हैं इंग्लैंड के लिए, तो शायद वो 5वें गेंदबाज होते और शायद कुछ बॉलर कम थकते और इंडिया जल्दी आउट हो सकती थी। सेम वही जो फैक्टर है वो जडेजा भी देते हैं हमें। और हम भारतीय टीम बहुत खुशकिस्मत है कि जडेजा जैसे प्लेयर को उन्होंने बैक किया, और आज के दिन वो विश्व के नंबर 1 स्पिनिंग ऑलराउंडर तो कह ही सकते हैं। ऋषि, अब आप बताइए जडेजा के बारे में और टेल के बारे में भी समाप्त कीजिएगा, फिर हम प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, 2018 की जो इंग्लैंड का दौरा था जो भारत ने किया था, उसमें भारत की हार का सबसे बड़ा कारण था कि इंग्लैंड के टेलेंडर्स आके रन बना रहे थे। और इस बार भारत के टेलेंडर्स ने जो बैटिंग से परफॉर्मेंस दी है, तो इससे भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर विराट कोहली भी आकर परफॉर्म करें, आपकी बैटिंग अच्छी जाए, गेंदबाजी में वैसी धार आ गई है, और अगर आपके टेलेंडर्स आके परफॉर्म करें, तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम का पलड़ा इंग्लैंड से ज्यादा भारी होगा। और मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ूंगा कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर मोइन अली को खिला सकती थी। अगर मोइन अली खेलते शायद जैक क्रॉली की जगह, तो बहुत ज्यादा डेप्थ आ सकती थी गेंदबाजी में, और बीच में आकर वो ओवर्स निकाल सकते थे। और पता नहीं क्यों आदिल राशिद, मोइन अली और क्रिस वोक्स इनको इंग्लिश क्रिकेट इग्नोर करता है, पर ये टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए एक्सपेक्टर हो सकते हैं। वो शायद उनके व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट उसमें आते हैं, और क्रिस वोक्स तो खैर इंजर्ड भी हैं, प्रॉपर पूरे फिट नहीं है, इस वजह से भी उनको टेस्ट सीरीज से बाहर रखा है। और शायद इंग्लैंड कहीं ना कहीं ज्यादती करता है, जो कि शायद भारतीय टीम भी करती है कहीं ना कहीं अश्विन के केस में, जो उनको T20 में नहीं लेती है, और इंग्लैंड मोइन अली और आदिल रशीद जैसे खिलाड़ियों को टेस्ट में नहीं लेती है। तो होता है कुछ खिलाड़ियों के साथ, कह सकते हो आप, बट एक थॉट प्रोसेस में मानता हूँ टीम का होता है, और शायद उनके वो प्लान में फिट इन नहीं होते हैं। क्योंकि कई बारी लोग ये भूल जाते हैं खिलाड़ी से बड़ा टीम बैलेंस होता है, और मोस्टली टीम यही चाहती है टीम का बैलेंस जो जैसा कप्तान और मैनेजमेंट चाहती है वो हो, और वो वही रखते हैं। चलिए, अब मैं आप दोनों से मैच की प्रेडिक्शन लूंगा। आप दोनों को अलविदा कहने से पहले तो ऋषि, आप बताइए आपको क्या लगता है ये मैच किसके तरफ झुक रहा है, किसके कौन मेरे मैच हिसाब से जीतेगा? ये देखिए, नॉटिंघम में पिछले साल पिछली बार जीते थे, और इस बार भी मैच जीतेंगे। मुझे भी यही लगता है कि भारत तिरंगा जरूर लहराएगा नॉटिंघम में, अनटिल अनलेस बारिश दखलंदाजी ज्यादा ना दे, क्योंकि कल 90% बारिश है, जहां तक मैंने सीरी से पूछा था अभी। तो अभी कह नहीं सकते वेदर, कल देखते हैं कैसे फोरकास्ट चलता है। मनन, आपका क्या प्रेडिक्शन दीजिए। मैं भी यही मानता हूं कि ये मैच भारत ही जीतेगा, और उसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कल के पहले सेशन का खेल भारत के लिए कैसे जाता है। बिल्कुल, कल का पहले सेशन में भारत को कम से कम 3 विकेट है, और कोशिश करना है कि 60-70 रन से ज्यादा ना दें, और उसके बाद जो उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है उसमें कोलैप्स मचा के 150 रन से ज्यादा रन का ना हो भारत के पास, तो भारत के जीतने के चांस बहुत अच्छे हैं।
चलिए, धन्यवाद मनन, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप दोनों धन्यवाद। का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आपसे चाहूंगा आप अपने दोस्तों को और क्या कहते हैं रिश्तेदारों को सबको बोले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो एक बार आप बोल दीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे विदा लेते हैं और आपको दोबारा बुलाएंगे शो पे, और ऐसे ही आते रहिए शो। तो मनन आप थैंक यू। जरा बोलिए अपने दोस्तों। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद। आपने हमें बुलाया। और सारे व्यूअर्स को मैं चाहता हूं कि वो क्रिक क्रेज विद अभय जैन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं सही बताऊं आपको, ये बायलिंगुअल है। आज हमने हिंदी में किया, कल इंग्लिश में करते हैं। पहले भी आपने देखी होंगी, जो लोग देख ही रहे हैं एपिसोड्स के, इंग्लिश में करते हैं, कभी हिंदी में करते हैं, और बहुत चिल रह के भी करते हैं। बट आज सोचा थोड़ा सा फॉर्मल, हल्का सा वो रखते हैं कि हिंदी हिंदी का भी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ी हमारे में कमियां हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी और मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। ऋषि, अब आप जरा अपने दोस्तों से कुछ गुजारिश कीजिए। मैं अपने सारे दोस्तों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप भी क्रिकेट फैन हैं तो आप भी जरा अपना नाम दीजिए, अगर आपको भी इस वीडियो में आना है आप भी आ सकते हैं वीडियो में। बिल्कुल, बस एक डीएम की बात है, और आप सबको मैं लिंक भेज दूंगा। जो जो आना चाहे सबका स्वागत है। तो चलिए, मिलते हैं फिर जल्द ही। आप में से किसी एक को मैं लेके आऊंगा और भी लोगों को लाता रहूंगा। कुछ लोगों से बात है, कुछ बड़े लोगों से बात है, अगर वो टाइम दें तो शो पे आपको कुछ बहुत जल्द कुछ बड़े लोग देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच।